वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज कुमार आद्यांश एकेडमी में आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं। एक छोटी सी बात है। दोस्तों, आप सभी लोगों के घर में कोई न कोई गाड़ी रहती है। किसी घर में कार है, किसी घर में बाइक है। तो आप जैसा जानते हैं कि जब कहीं जाना होता है तो आप अपने बाइक के टंकी में तेल भरवाते हैं। सपोज दैट वो तेल आपके बाइक के इंजन तक ना पहुंचे तो क्या होगा? तो इंजन टंकी से इंजन तक तेल को पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पाइप की। किसकी आवश्यकता होती है? पाइप की। जब वो पाइप ऑयल को लेकर के इंजन तक पहुंचता है तब उसका दहन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, तब हमारी बाइक चलती है। वैसे ही दोस्तों हमारे शरीर में भी क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वैसे ही हमारे शरीर में क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है। मानव में वहन जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है। इस सिस्टम के द्वारा ही हमारे बॉडी में ब्लड मूव करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हमारे पूरे शरीर में ब्लड मूव करता है, दौड़ता है। लेकिन अब बात आती है कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से अंग हैं। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन भाग लेता है? हार्ट है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है एंड वेन्स हैं। यानी हृदय, धमनी, सिरा और रक्त। ये सारी चीजें जो है मिल करके सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करती हैं। नाउ अब बात आती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है। जो लंग्स है वो क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास भेजता है और हार्ट क्या करता है? उससे पूरे बॉडी में भेज देता है। This remarkable system transport oxygenated blood from the lungs and heart throughout the body via arteries. Now, परिसंचरण तंत्र अंगों का वह समुच्चय है। परिसंचरण तंत्र क्या है? अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। यानी पोषक तत्व को क्या करता है? यातायात करता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। कौन? परिसंचरण तंत्र, जो अंगों का समूह है। किन किन अंगों का समूह है? हृदय, धमनी, सिरा और रक्त, इनका एक समूह है। अब दोस्तों, हम ज्यादा इन लिखे हुए चीजों पे नहीं जाना चाहते। हम बस केवल इस पे इन जो डायग्राम है हमारे पास, इस डायग्राम के कंसेप्ट के बारे में हमको सिर्फ समझना है और उसके बाद सारी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस डायग्राम को समझ लेने के बाद आपको किसी प्रकार की सर्कुलेटरी सिस्टम में परेशानी नहीं हो पाएगी। तो आप ध्यान से इस चित्र को केवल देखें। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा हार्ट। दोस्तों, ये हमारा हार्ट है। ये दोनों फेफड़ों के बीच में, यानी हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट। जो चेस्ट है हमारा, उसके बीच में, बिटवीन द लंग्स, लंग के बीच में थोड़ा सा, जो हमारे बॉडी के चेस्ट के लेफ्ट में ये उपस्थित होता है। और बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के बगल में और डायाफ्राम के ऊपर, डायाफ्राम के ऊपर ये मौजूद होता है। इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जो अंग दिखा रहे हैं वो क्या क्या है आप समझ लीजिए। यहां पे निचले हिस्से का, शरीर के निचले अंगों की सेल को बनाया गया है। ये हमारा हार्ट है, ये हमारा लंग्स है और ये हमारा हेड है। इन सब चीजों के बारे में हम आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम हार्ट की बात कर ले रहे हैं, क्योंकि हार्ट ही इसका मेन सिस्टम है। हार्ट की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हार्ट की, जो हमारा हृदय है वो कोनिकल इन शेप होता है, ट्राई एंगल में। किस एंगल में?
ट्राइंगल, कोनिकल इन शेप में होता है, पहली बात। और ये पिंक कलर का लगभग होता है। ओके, कैसा होता है? पिंक कलर का। अब बात आती है कि हार्ट के चारों ओर एक दीवार होती है। भगवान ने बना दिया, ईश्वर ने बना दिया उस दीवार को, मानव ने तो बनाया नहीं उसको। किसने बनाया? ईश्वर ने। क्यों बनाया इस दीवार को? उस दीवार का नाम क्या है? उस दीवार का नाम है पेरिकार्डियम। एक वाल बना दिया, एक सुरक्षा कवच बना दिया, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम जो है, अंदर की दीवार फाइब्रस पेरिकार्डियम, बाहर की दीवार फाइब्रस पेरिकार्डियम, और अंदर की जो दीवार है उसको बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। अब बात आती है कि इनके बीच में, इस दीवार के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। इस दीवार के बीच में क्या भरा होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब एक प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने इस पेरिकार्डियल फ्लूइड को क्यों बना दिया? इसलिए बना दिया ताकि हमारा हार्ट सुरक्षित रहे। किससे? झटके से, शॉक से, इंजरी से, किसी प्रकार की इंजरी ना हो, फ्रिक्शन से। ये जो हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये एक मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे साइकिल में ग्रीस लगा देने से, उसके पहियों में ग्रीस लगा देने से घर्षण कम हो जाता है, वैसे ही यहां पे नेचर ने पेरिकार्डियल फ्लूइड रूपी ग्रीस यहां पे फिट कर दिया, ऑयल फिट कर दिया। तो इस पेरिकार्डियल फ्लूइड की सहायता से जो हमारा लंग्स है वो फ्रिक्शन से बचता है, घर्षण से बचता है, शॉक से बचता है, किसी प्रकार की इंजरी से ये बचता है। तो ये तो रही बात पेरिकार्डियल फ्लूइड की, उसके चारों तरफ जो नेचर ने दीवार फिट की है उसकी। अब बात आती है कि ये जो है, अब इसके इंटरनल में अंदर चलते हैं कि इसके अंदर नेचर ने क्या क्या किया। तो इसके अंदर नेचर ने 4 जो है कोष्ठ बनाए, चेम्बर, क्या बोलते हैं इसको? चेम्बर बोलते हैं। 4 कोष्ठ तैयार किया और बीच से एक दीवार बना दी। बीच से क्या बना दी? दीवार। 2 कोष्ठ इधर, 2 चेम्बर इधर, 2 चेम्बर लेफ्ट, 2 चेम्बर राइट, 2 चेम्बर राइट, 2 चेम्बर लेफ्ट उन्होंने डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? यह भी प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया, बीच में दीवार क्यों बना दी 2 लोगों के बीच में? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे शरीर में 2 प्रकार के रक्त, अशुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त बहते हैं, फ्लो करते हैं। ये दोनों शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिल न सके, मिक्स न हो, इसलिए नेचर ने क्या किया? बीच में एक सेप्टम विभाजिका, जिसको हम बोलते हैं सेप्टम बोलते हैं, सेप्टम नामक दीवार तैयार कर दिया। नाउ अब इस 4 जो हमारे चेंबर हैं, पहले चेंबर को क्या बोलते हैं? दायां अलिंद, इसको हम बोलते हैं दायां अलिंद, अर्थात राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। और दूसरा जो इसका चेंबर है उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, दायां अलिंद, दायां निलय। इसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। ये 4 कंपार्टमेंट, 4 चेंबर उन्होंने तैयार किया। अब होता क्या है, जब चेंबर तैयार कर दिया ईश्वर ने, तो जाहिर सी बात है कि अब वो क्लोज तो रहेगा नहीं, कहीं न कहीं उनमें से कोई रास्ता भी तैयार किया होगा। तो 2 रास्ते बनाए दोनों चेंबर से। कौन कौन से रास्ते हैं? एक तो आने का और एक इसी में से जाने का। तो आने वाले रास्ते को उन्होंने जो पाइपलाइन बिछाई, उस पाइपलाइन को क्या कहा जाता है? वेना केवा। जो दाएं अलिंद में जो पाइपलाइन आती है उसको बोलते हैं वेना केवा। लेकिन ये जो वेना केवा है, ये नीचे से और ऊपरी हिस्से से, यानी कहने का मतलब हमारे जो पेट है, स्टमक है, उसके निचले हिस्से से, यानी कमर के निचले हिस्से से जो रक्त है
वो लेकर आती है इंफेरियर वेना केवा। इसको क्या बोलते हैं? इंफेरियर वेना केवा। इसको क्या बोलते हैं? सुपेरियर वेना केवा। ये सुपेरियर वेना केवा क्या करती है? ऊपर से, ये अग्र महाशिरा है, ये पश्च महाशिरा है। अग्र महाशिरा हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से अशुद्ध रक्त को, डीऑक्सीजनेटेड रक्त को दाएं अलिंद में लेकर आता है, और जो इंफेरियर वेना केवा है, अर्थात ये कह सकते हैं पश्च महाशिरा, वो निचले हिस्से से, दोनों पैरों से, कमर से, इन अंगों से अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लाने का काम करता है। अब बात उठती है, चलो ठीक है, ये रक्त इसमें आ गया, अब उसका होगा क्या? अब ये अशुद्ध रक्त पहले अलिंद में आया, फिर अलिंद में ही एक गेट बनाया निलय में जाने के लिए। नेचर ने क्या किया? एक गेट फिट कर दिया, दरवाजा फिट किया, जिसको हम बोलते हैं वाल्व फिट किया, वो उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये तीन जो है, तीन गेट से ये कह सकते हैं कि तीन से मिल करके बना हुआ है। अब ये ट्राइकस्पिड जो वाल्व है, होता क्या है? ये ट्राइकस्पिड वाल्व हमेशा नीचे की ओर खुलता है। हमेशा कहां खुलेगा? ये नीचे की ओर खुलेगा। जब इसमें आ जाता है रक्त, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व जैसे ही नीचे की ओर खुलता है, तो पूरा का पूरा रक्त जो है कहां चला आता है? दाएं निलय में। अब दाएं निलय से कहां ये पहुंचता है? अब ईश्वर ने क्या किया? अब इसमें से निकलने का जो रास्ता फिट किया, वो कौन सा रास्ता है? फुफ्फुस धमनी, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। इसी में से एक रास्ता तैयार किया कि ये जाएगा रक्त, इसमें से जब आएगा तो इसमें से जाने वाला भी रास्ता उन्होंने क्या किया? तैयार किया। अब बात उठती है कि ये जाने वाला रास्ता कहां जाता है? तो ये जो पाइपलाइन है, उन्होंने कहां तक पहुंचा दिया? लंग्स तक। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये अशुद्ध रक्त लंग्स तक हमारे जाएगा, दोनों फेफड़ों तक पहुंच रहा है। अब फेफड़ों में ईश्वर ने क्यों पहुंचा दिया उसे? क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ताकि वो शरीर से, इस रक्त से बाहर हो सके, इसलिए उसको क्या किया? फेफड़े तक पहुंचाया। अब इसी में क्या है? अब इसी फेफड़े से एक पाइपलाइन और बिछाई उन्होंने। ये तो इस दोनों चेंबर की बात हुई। अब इधर वाले दोनों चेंबर की बात कर लेते हैं। ईश्वर ने यहीं से एक पाइपलाइन और बिछाई, जिसका नाम रखा गया फुफ्फुस सिरा। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंस। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेंस। अब जो रक्त यहां शुद्ध हो जाता है या ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उस रक्त को ये पल्मोनरी सिरा लेकर के, फुफ्फुस सिरा यहां पर पल्मोनरी वेंस लेकर के आता है। कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से यहां पे एक कपाट है, जिसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। यहां पे दो ही लोब्स के बने होते हैं ये, इसलिए इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व थे, ये बाइकस्पिड। ये भी नीचे की ओर ओपन होते हैं, ऊपर की ओर नहीं खुलते। तो इसमें आने के बाद जब प्रेशर यहां पे बढ़ता है, तो ये वाल्व खुलता है और पूरा का पूरा रक्त कहां चला आता है? बाएं निलय में, अर्थात लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ये शुद्ध रक्त आया, तो इस शुद्ध रक्त को फिर से भेज दिया जाता है कहां पे? महाधमनी में, एरोटा में। और एरोटा लेकर के पूरे शरीर में रक्त को पहुंचा देता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है हमारे बॉडी में संचालित होती है। अब क्या होगा? अब एक चीज और जान लेते हैं, ये प्रोसेस चलता कैसे है। यहां पे दो प्रोसेस लिखा है, डायस्टोल एंड सिस्टोल, प्रसारण और प्रकुंचन। प्रसारण और प्रकुंचन। इमेजिन करिए, एक बात और बता देता हूं उससे पहले। इसकी जो दीवार है, अलिंद की जो दीवार है, निलय की दीवार से पतली होती है। अलिंद की दीवार निलय की दीवार से पतली होती है,
ऐसा नेचर ने क्यों किया? क्योंकि इसके दीवार पे कम लोड पड़ता है और इनके दीवार पे ज्यादा लोड पड़ता है। उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो दायां निलय है और बायां निलय है, बाएं निलय की दीवार दाएं निलय से मोटी होती है। ऐसा इसलिए क्यों किया? क्योंकि ये जो बायां निलय है इसको ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके पूरे शरीर में ब्लड को भेजना होता है पंप करके, इसलिए इसकी दीवार थोड़ी नेचर ने क्या की और मोटी कर दी। अब बात आती है डायस्टोल एंड सिस्टोल प्रोसेस की। अब ये सब तो इनके पूरे पाइपलाइन के बारे में रहा, सब कुछ बारे में रहा। अब हम बात करेंगे डायस्टोल एंड सिस्टोल प्रक्रिया के बारे में। चलिए देखते हैं क्या होता है इस प्रक्रिया में। सबसे पहले जब हमारे शरीर से अग्र महाशिरा से पश्च महाशिरा से सुपेरियर वेना केवा एंड इंफेरियर वेना केवा से रक्त जब केवा से हमारे दाएं अलिंद में इंटर करता है और तो फिर रक्त, ये कपाट खुलने के बाद फिर ये रक्त कहां चला जाता है? दाएं निलय में। दायां निलय में जब ये प्रक्रिया, इसका जब प्रकुंचन होता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है। जो प्रकुंचन और डायस्टोल एंड सिस्टोल की प्रक्रिया है ये दोनों में चलती है, ऐसा नहीं कि इसी में एक में चलती हो। इसका मतलब यह है कि डायस्टोल प्रक्रिया में होता क्या है? डायस्टोल प्रक्रिया में अशुद्ध रक्त डायस्टोल प्रक्रिया में ये पूरा लंग्स हमारा फैलता है, तो इसका इन दोनों का वॉल्यूम जो है बढ़ता है। ये जो निलय है, हमारे निलय का वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है डायस्टोल प्रक्रिया में। जब डायस्टोल प्रक्रिया में वॉल्यूम बढ़ता है तो इधर से जो महाशिरा है, महाशिरा अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लेकर आती है और इधर से जो शुद्ध रक्त है वो फेफड़े से निकल करके बाएं अलिंद में आता है। किस प्रक्रिया में, किस प्रोसेस में? डायस्टोल की प्रक्रिया में। अर्थात कहने का मतलब कि जब ये फूलता है, ये जब थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ता है तो यहां से रक्त इसमें आ जाता है और इधर से रक्त इसमें आ जाता है। अर्थात कहने का मतलब अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में और शुद्ध रक्त फेफड़े से बाएं अलिंद में आ जाता है। ये प्रोसेस होता है। अब सिस्टोल प्रक्रिया में क्या होगा? सिस्टोल प्रक्रिया में, प्रकुंचन प्रक्रिया में ये लंग्स जो है ऐसे थोड़ा सिकुड़ेगा तो इसका वॉल्यूम कम होगा, यहां पे प्रेशर क्रिएट होगा। जब प्रेशर जनरेट होगा, जैसे आप एक बर्फ बेचने वाला होता है, आइसक्रीम बेचने वाला होता है, तो आपने देखा होगा इतना बड़ा लेकर के इसे दबाता है तो उसमें से हवा निकलती है तो साउंड आता है। वैसे ही जब यहां से इसकी वॉल्यूम कम होता है तो इसमें जो रक्त होता है वो रक्त, इसमें का रक्त इसमें जाने लगता है। इसमें का रक्त कहां जाने लगेगा? जो दाएं निलय का रक्त है वो फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में जाने लगता है और जो बाएं निलय का रक्त है वो महाधमनी द्वारा कहां चला जाता है? महाधमनी द्वारा शरीर के अंगों में जाने लगता है। तो ये दोनों प्रक्रिया एक साथ होती हैं। कौन सी? दोनों प्रक्रिया दोनों में एक ही समय में होता है। अर्थात जो डायस्टोल प्रक्रिया है उसमें लंग्स अपने प्राइमरी स्टेज में आता है और जब प्रकुंचन की प्रक्रिया होता है तो ये लंग्स जो है हार्ट, नॉट लंग्स, जो डायस्टोल प्रक्रिया है उस डायस्टोल प्रक्रिया में क्या होता है? ये जो दोनों दाएं निलय और बायां निलय दोनों क्या होते हैं डायस्टोल प्रक्रिया में? अपने एक निश्चित अवस्था में आते हैं और सिस्टोल प्रक्रिया में जब ये दोनों प्रेशर क्रिएट करते हैं, दबते हैं, तो ये दोनों दबने के बाद रक्त को एक लंग्स में जाता है और एक जो है पूरे शरीर के सभी आर्गन पे पहुंचाता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो एक बार फिर से इसे आप देखें और अंगों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। चलिए
अब हमारे शरीर से इधर से रक्त आ रहा है अशुद्ध और यहां से शुद्ध रक्त आया। अब क्या हुआ? अब तो एक प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि डायस्टोल प्रक्रिया में क्या होता है। तो डायस्टोल प्रक्रिया में यह पूछा जा सकता है कि लंग्स से बाएं अलिंद में और जो हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में आता है, किस प्रोसेस के तहत, यानी कब आता है, किस प्रक्रिया के तहत? तो डायस्टोल प्रक्रिया के तहत। डायस्टोल प्रक्रिया में ये दोनों रक्त अलिंद में आते हैं और ट्रांसफर कब किए जाते हैं? सिस्टोल प्रक्रिया के तहत। सिस्टोल यानी प्रकुंचन, जब ये दबता है तो दोनों को ट्रांसफर करता है। तो चलिए देखते हैं फिर से। यहां पे रक्त आ गया, उसके बाद ये जो हमारा कपाट है खुल गया। कौन सा? ट्राइकस्पिड कपाल। ट्राइकस्पिड वाल्व खुलने के बाद जब यहां से डायस्टोल सिस्टोल प्रोसेस होता है तो ये दबता है। जैसे सिस्टोल प्रोसेस होता है तो यहां से रक्त पहुंच जाता है, ये वाल्व खुलता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व खुलता है तो रक्त कहां चला गया? दोनों फेफड़ों में। फेफड़ों में रक्त गया, यहां से हम, अब वो कैसा रक्त गया फेफड़ों में? फेफड़ों में जो रक्त गया है वो अशुद्ध रक्त है। फेफड़ों में क्या है कि यहां से ब्रांची से ब्रांचियोलस, और लास्ट में क्या है? श्वसनिकाओं के लास्ट में एल्वियोली है, हमारी कूपिका है। कूपिका अंगूर के गुच्छे के समान होती है। कूपिका के चारों ओर ये जो हमारी फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी है, ये उसको चारों तरफ से गैदर करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। तो अशुद्ध रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड है विस्तरण प्रक्रिया द्वारा एल्वियोली में चला जाता है और वो सांस के रास्ते से बाहर निकल जाता है। और जो ऑक्सीजन आया है एल्वियोली में, वो विसरण प्रक्रिया द्वारा फिर चला आता है किसमें? फुफ्फुस सिरा में। और फुफ्फुस सिरा उसको लेकर के कहां चला आता है? बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में किसके साथ हुआ आएगा ऑक्सीजन? ब्लड के साथ। जब ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। तो बाएं अलिंद में आया और बाएं अलिंद में बाइकस्पिड कपाल या मिट्रल कपाट के खुलने से वो कहां चला आया? बाएं निलय में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब प्रकुंचन की प्रक्रिया हुई, सिस्टोल प्रोसेस के तहत प्रेशर जनरेट हुआ, तो ये चला गया आपका एरोटिक वाल्व खुलता है। एरोटिक वाल्व ऊपर की ओर खुलता है, ये नीचे की ओर। तो जब एरोटिक वाल्व ओपन होता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है। एरोटिक वाल्व खुलता है और ये चला जाता है महाधमनी में। महाधमनी कहां लेकर रक्त को चली जाती है? शरीर के ऊपर वाली महाधमनी ऊपरी हिस्से में और नीचे वाली निचले हिस्से में। फिर वहां जब ये रक्त जाता है, ऑक्सीजनेटेड रक्त जब वहां पे जाता है ऊपरी और निचली हिस्से में, तो वहां सेल तक पहुंचता है, प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। सेल के पास ग्लूकोज का विखंडन होता है, वहां फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड फिर से पकड़ता है और पकड़ करके फिर से वो ले करके आता है। कहां पर लेके आता है? अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, उसको लेकर के फिर से जो महाशिरा है वो फिर दाएं अलिंद में आ जाता है। दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से फिर वो फुफ्फुस धमनी द्वारा फिर फेफड़े में उसे शुद्ध किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है, कार्बन ऑक्सीजन उससे गैन करके फिर से वो कहां आ जाता है? फुफ्फुस सिरा में। फुफ्फुस सिरा से फिर बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त, और बाएं अलिंद से ये कपाट खुलने के बाद फिर से बाएं निलय में, बाएं निलय से फिर ये वाला कपाट खुलने के बाद ये महाधमनी में, और महाधमनी पूरे शरीर में फिर से रक्त को पहुंचा देती है। तो इस तरह से हमारे शरीर में जो रक्त एक हमारे हृदय में एक पार्ट में, हृदय के एक पार्ट में अशुद्ध रक्त और दूसरे पार्ट में शुद्ध रक्त बहता रहता है। अब इमेजिन करिए दोस्तों कि यदि लंग्स ना हो तब क्या होगा? तो रक्त का शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया हमारे इस सिस्टम के अंदर चलती रहती है। यही हमारा जो है क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अंगों का जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन है,
बहुत बेहतरीन नेचर ने फिट किया है। लंग्स में क्या हो रहा है, हार्ट में क्या हो रहा है, ये सब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से प्रक्रिया चल रही है। इसी को हम बोलते हैं समन्वयन। तो एक समन्वित होकर के ये सारे आर्गन हमारे कार्य कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि हम जब रेस्ट की अवस्था में होते हैं, सो जाते हैं, तो हमारे सारे आर्गन कुछ न कुछ रेस्ट कर लेते हैं। हैंड हमारा रेस्ट कर लेता है, आईज हमारा रेस्ट कर लेता है, ईयर हमारा रेस्ट कर लेता है, लेकिन हार्ट और लंग्स ऐसे आर्गन हैं जो कभी रेस्ट ही नहीं करते। अपने आप स्वतः ये चलते रहते हैं, जीवन पर्यंत आपका साथ देते रहते हैं। जिस दिन ये साथ देना छोड़ देंगे उस दिन आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो नेचर ने ऐसे सिस्टम को फिट कर रखा है बॉडी में कि जिंदगी भर जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपके शरीर में जीवात्मा है, तब तक ये दोनों काम करते रहेंगे। जैसे ही कोई प्रॉब्लम हुआ, ये दोनों साथ छोड़ दिए तो सब कुछ कहानी समाप्त हो जाती है इंसान की। तो दोस्तों यह जो है हमारा आर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी सी बात डायस्टोल और सिस्टोल की है। डायस्टोल प्रक्रिया में क्या होता है कि इन दोनों में, दोनों दाएं अलिंद और बाएं अलिंद में रक्त आता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त। और सिस्टोल प्रक्रिया में दोनों से रक्त, एक से रक्त फेफड़े में जाता है और एक से रक्त पूरे शरीर में सप्लाई किया जाता है। कुछ और बातें जान लेते हैं। हमारा जो वेट है, इस पूरे लंग्स का जो वेट होता है वो 250 से 300 मिलीग्राम फीमेल में होता है, mg, और 300 से 350 ग्राम मेल में होता है। जो एवरेज रेट ऑफ कंट्रैक्शन है वो 72 से 75 कंट्रैक्शन पर मिनट होता है। 72 से 75 कंट्रैक्शन जो है पर मिनट होता है। अ ह्यूमन हार्ट्स वुड कंट्रैक्ट अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम पर डे। ईच ऑफ द मेजर पंपिंग चेंबर ऑफ द हार्ट इजेक्ट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ब्लड पर कंट्रैक्शन। एक कंट्रैक्शन में 70 ml ब्लड जो है वो सप्लाई होता है। दिस वुड बी इक्वल टू 5.25 लीटर ऑफ फ्लूइड पर मिनट्स एंड अप्रोक्सीमेटली 14000 लीटर पर डेज। अब बात आती है कि जो मनुष्य का हृदय है वो 4 कोष्ठों में बटा होता है। यही हम इसी को बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। इसमें दोहरा परिसंचरण क्या होता है कि इसमें 2 बार रक्त इस हार्ट में आता है। ऐसा नहीं कि एक बार से आया एक बार चला गया। एक बार आ रहा है फिर जा रहा है, फिर आ रहा है फिर जा रहा है। इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, दोहरा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी दोहरा परिसंचरण। एक बार अशुद्ध रक्त आया फिर इसमें से गया, फिर शुद्ध रक्त आया फिर इसमें से गया। तो इसलिए हम इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण। कुछ सरीसृप जंतुओं का हृदय 3 कोष्ठों में बटा होता है। कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनका शरीर 3 कोष्ठों में बटा होता है। तो उनमें यदि कुछ रक्त आपस में मिल भी जाते हैं तो उसको बियर कर लेते हैं। यदि दोनों ब्लड आपस में मिल जाएं, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, इसलिए उसमें जो परिसंचरण होता है वो एकहरा परिसंचरण होता है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शनल में परिसंचरण होता है फिश में। तो दोस्तों ये हमारा जो है हृदय का मुख्य इंपॉर्टेंस जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका मुख्य इंपॉर्टेंस रोल रहा हमारे बॉडी के अंदर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर कुछ अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी शेयर करें। और बेल आइकन को दोस्तों दबाना ना भूलें ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। ना कोई भी परेशानी हो, ना समझ में आया हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें ताकि उस परेशानी को हम दूर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।